Evening to all. Welcome to Learners Academy. Good evening. चलिए let's start. So today is the last session of your chapter number 9, जो कि हमारे ग्रामर बुक में हमने डिजाइन किया हुआ है कोर्स जनरल इंग्लिश का। उसमें 9 चैप्टर हम वॉइस कर रहे थे। टॉपिक नंबर 9 है ये। पिछले 8 टॉपिक्स हम कर चुके हैं और इसके भी अंदर ये पूरा वॉइस चैप्टर काफी लेंदी था हालांकि, लेकिन हम फाइनली एट द लास्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं ना। पूरा ये चैप्टर अगर हम जानते हैं तो वॉइस में से इससे बाहर किसी भी एग्जाम में कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। वैरायटी मिल सकती है बट कॉन्सेप्ट कुछ डिफरेंट नहीं मिलेगा। करीब करीब हमने सारे तरह के कॉन्सेप्ट इसमें कवर किए। आज एक लास्ट टॉपिक और है, एक या दो टॉपिक कह सकते हैं हम उसको, टॉपिक एंड उसका सब टॉपिक ऐसे कह सकते हैं। तो उसके लिए आप रफ शीट निकालिए और मैं कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ। स्टार्टिंग हम करेंगे कुछ सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनाने से। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो कोशिश करो ये 10 सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने की। यू कैन टेक योर टाइम। मैं बहुत ज्यादा टाइम देता हूँ आपको, 5 मिनट का, ठीक है? सफिशिएंट है ना टाइम? बिकॉज एक सेंटेंस में 30 सेकेंड्स देने अपने को एग्जाम में, से ज्यादा नहीं। तो 30 सेकेंड्स में 1 सेकेंड, तो मैथमेटिक्स लगाओ, 1 मिनट में 2, तो 5 मिनट में 10। ओके चलो शुरू हो जाओ। तो बच्चों जब जैसे ये सेंटेंस आपने देखे होंगे, स्टार्ट किया होगा करना, द फर्स्ट थिंग दैट हैड कम टू योर माइंड इज दैट कि यार काफी छोटे छोटे सेंटेंस हैं, है ना। ये सबसे पहले नजर गई होगी और थोड़ा फील गुड हुआ होगा कि छोटे छोटे से हैं, फटाफट हम बना देंगे। लेकिन एज एंड व्हेन जैसे आपने बनाना स्टार्ट करना शुरू करा होगा, तब आपको एक या दो सेंटेंस में ये फील हो गया होगा कि ये छोटा पैक बड़ा धमाका है ना। भाई दिखने में छोटा है, दूर से लगा कि हाँ यार बहुत ही आसान दे दिया सर ने ये तो शायद जाते जाते, पर एक्चुअली बना ही नहीं पा रहे हम तो इसका, है ना। ऐसा फील हुआ होगा, ठीक है। मीनिंग भी अलग हो निकल रहा है या कईयों का बना ही नहीं पा रहे हैं। सो हमने क्या किया, फिर भी आपने, क्योंकि मैंने कहा है तो जबरदस्ती कुछ तो बनाया ही होगा, है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। चलो शैली आप बताओगे पहले का क्या बनाया, जो भी बना। ए डॉक्टर इज, उसके बाद क्या लिखा, बीइंग बाय हिम। देखो शैली, अच्छा आपने क्या बनाया कृतिका, क्या बनाया? याद ही नहीं है? अच्छा बताओ क्या बनाया, विदाउट रिवीजन बताओ। बीइंग नहीं लगाया, तो ए डॉक्टर इज बाय हिम। देखो आपने भी गलत बनाया और आपने तो ऑब्वियसली गलत बनाया। आपने गलत कैसे बनाया, देखो बीइंग तो तब आता है बच्चे जब इसमें कोई आईएनजी वाली फॉर्म होती है। कहाँ है इसमें आईएनजी वाली फॉर्म? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी शैली, ये कौन सा टेंस है? क्या सिंपल प्रेजेंट का पैसिव स्ट्रक्चर क्या होता है? क्या? नहीं नहीं एक्टिव, हाँ एक्टिव स्ट्रक्चर तो इज एम आर, मतलब एक्टिव स्ट्रक्चर तो बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और पैसिव स्ट्रक्चर क्या होता है, इज एम आर प्लस वर्ब की। तो आपने थर्ड फॉर्म क्यों नहीं लगाई, आपने आईएनजी फॉर्म क्यों लगाई? ठीक है, हाँ तो अब आप इसकी थर्ड फॉर्म लगाएं। अब ये कौन सी वर्ब है, बी वर्ब, तो बी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी ना कि आईएनजी फॉर्म लगेगी। सो बताओ, ए डॉक्टर इज बीन बाय हिम, ये बनाया। अभी ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ठीक है। देखो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हो जाती है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर याद कर लो बस वो 12, तो आधे से ज्यादा समस्या तो वहीं पे सॉल्व हो जाएगी। तो इस डॉक्टर के हिसाब से इज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो जो भी वर्ब यहाँ पे यूज हुई है उसकी थर्ड फॉर्म, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। ठीक है डन। चलो सेकंड बताओ शैली, सेकंड बताओ। ए कार हैव बीन बाय मी। अच्छा जी, अब इसमें कौन सा टेंस है, इसमें कौन सा टेंस है बेटा? कृतिका इसमें कौन सा टेंस है, टेंस तो पहचान सकते हो, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। दोनों का आंसर प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्टली गलत हो दोनों। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर बोल दो। आप बोलो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर। देखो कितना अजीब है कि दोनों को स्ट्रक्चर याद है, फिर भी दोनों गलत बता रहे हैं। दोनों मुझे बता रहे हैं हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बता रहे हैं, बोलो बता रहे हैं।
हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दोनों ही बता रहे हैं। हैव तो मुझे दिखा, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ दिख रही है? कार क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म है? तो जब तक आपको बेटा पूरा स्ट्रक्चर नहीं दिखता, केवल हैज या हैव देखकर आप कैसे डिसाइड कर लेते हो कि प्रेजेंट परफेक्ट है? और यही सबसे बड़ी कमी है। और ये कमी एक्चुअली मैं आपकी नहीं कह सकता हूँ, ये एक्चुअली ये शुरू से ऐसे ही पढ़ाया गया है। हैज हैव दिख जाए वर्ब की तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। टेंस कोई ढंग से पढ़ाया नहीं गया, बट बेटा हमने तो पढ़ा है ना अच्छे से, तो हम तो रिवीजन कर सकते। अभी देखते हैं। सबसे पहली चीज तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव के साथ वी थ्री लगता है। यहाँ कोई हैज या हैव प्लस वी थ्री का स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हो रहा है। तो पहला काम है करेक्ट टेंस पहचानना, तभी तो उसका पैसिव स्ट्रक्चर लगाएंगे। सो अब पहचानो करेक्ट टेंस। पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर बताओ। जो भी हम बोल रहे हैं ना उसका स्ट्रक्चर वेरीफाई करो हो रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, अब ऐसा मत बोलना सर इसमें तो टेंस ही नहीं है, क्योंकि कोई भी वर्ब जब भी सेंटेंस में आती है तो 12 टेंस में से किसी एक टेंस के एक्टिव या पैसिव स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आती है। एक्टिव 12 स्ट्रक्चर्स होते हैं और उनके पैसिव 12 स्ट्रक्चर, यानी 24 स्ट्रक्चर में से किसी न किसी फॉर्म में वो वर्ब यूज हुई होगी। इससे बाहर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, या फिर मॉडल से तो फिर बात अलग है, लेकिन इसमें तो मॉडल्स भी नहीं है। तो कौन सा टेंस है ये? तो बेटा एक्टिव पैसिव तो गया बाढ़ में। एज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, इस समय हम सेंटेंस में आई हैव ए कार चार शब्दों के सेंटेंस में टेंस तक नहीं पहचान पा रहा। सिंपल प्रेजेंट इज द राइट आंसर। सिंपल प्रेजेंट की स्ट्रक्चर बताइए, वर्ब की स्ट्रक्चर। सिंपल प्रेजेंट की स्ट्रक्चर बताइए। एक्टिव स्ट्रक्चर। हाँ, जब मैं कह रहा हूँ स्ट्रक्चर बताइए तो बाय डिफॉल्ट एक्टिव पूछ रहा हूँ। पैसिव पूछना होगा तो मैं आगे होकर कहूंगा पैसिव स्ट्रक्चर, है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या ये हैव जो है, हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है क्या? हैव वर्ब की तीन फॉर्म्स होती हैं। पहली फॉर्म हैज या हैव, दूसरी फॉर्म हैड, एंड तीसरी फॉर्म भी हैड। आईएनजी फॉर्म हैविंग, और फिर टू इन्फिनिटी फॉर्म टू हैव। तो ये हैज हैव हैड हैड में से फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। यहाँ पे क्या आ रही है? ये हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। अब ये प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि वर्ब वाले चैप्टर में या तो आपने ध्यान नहीं दिया या वर्ब वाले चैप्टर को आप रिवाइज नहीं करके आए हो। हैव वर्ब का मतलब होता है पोजीशन स्थापित करना। और जो आप हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बोल रहे हो, वहां पर हैज या हैव का मतलब कोई पोजीशन स्थापित करना नहीं होता है। वहां पे हैज या हैव मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आता है, इसलिए उसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। क्या होता है वहां पे? हैज या हैव का मीनिंग एक हेल्पिंग वर्ब की तरह तौर पे होता है। यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब है तो इसका कुछ मीनिंग है। हेल्पिंग वर्ब का कोई मीनिंग नहीं होता, वो बस किसी न किसी रूल के अकॉर्डिंग उस स्ट्रक्चर में लगी रहती है। तो वहां पे हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मीनिंग तो उस वर्ब की थर्ड फॉर्म का होगा। हैज या हैव इज जस्ट हेल्पिंग दैट वर्ब। ठीक है, यहाँ पे कि ये खुद मेन वर्ब है तो इसका एक मीनिंग है। इसका मीनिंग क्या है कि आई ने कार को पजेस किया है, यानी आई कार पर अपना अधिकार व्यक्त करता है, पोजीशन है उसके पास। डन, क्लियर, ओके। अब आप करेक्ट कर सकते हो उसको। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है? पैसिव। ये ऊपर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, नीचे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो दोनों ही सेंटेंस में आप बताए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पैसिव स्ट्रक्चर क्या होता है? इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कार के हिसाब से इज, अच्छा वन मोर थिंग, आपने चलो ये जो भी लगाया वैसे तो गलत बनाया था, पर कार के हिसाब से हैव कैसे भर दिया? वो भी गलती है। कार के हिसाब से तो हैज आएगा, वो भी गलती है ना। कार के हिसाब से हैव कैसे आएगा? ओके, चलो वैसे तो हैज हैव दोनों ही नहीं आएगा। तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कार के हिसाब से इज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो अभी अभी मैंने बताया था वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हैड। डन, ओके। अभी क्लियर है? शी लैक्स कॉन्फिडेंस, अगेन वर्ब की फर्स्ट। करीब करीब सारे के सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही हैं, इवन सारे के सारे करीब करीब या हैं ही सही में सारे के सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के। चेक करो। सो शी लैक्स कॉन्फिडेंस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर याद कर लो तो ये 10 सेंटेंस सारे के सारे उसी फॉर्म में सेट होंगे। बोलो। कॉन्फिडेंस, एक मिनट, कॉन्फिडेंस, हाँ जी। पैसिव स्ट्रक्चर क्या होता है? इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इज और लैक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लैक्ड। क्या हो जाएगी? लैक्ड। और शी का क्या हो जाएगा? हर। हिज आ सकता है क्या गर्ल्स के लिए? गर्ल्स के लिए हर, शी हर हर। ओके, कॉन्फिडेंस इज लैक्ड। अच्छा, इसका मीनिंग भी समझ में आ रहा है सबका? इज ए डॉक्टर का मीनिंग समझ में आ गया होगा। आई हैव ए कार का मीनिंग। शी लैक्स कॉन्फिडेंस का मतलब, लैक का मतलब क्या होता है? कमी होना, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। तो कॉन्फिडेंस इज लैक्ड बाय हर, ये आपने पैसिव स्ट्रक्चर में। अभी देखते हैं। इट सूट्स यू, बोलो।
यू, अब इज एम आर के अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, तो यू के हिसाब से आर सूटेड, शूटेड नहीं, सूटेड सर, शूटेड तो वो होता है शूटेड, ठीक है, यू आर सूटेड बाय इट, ओके, यू आर सूटेड बाय इट, डन। अच्छा जी, द ड्रेस बिकम्स हर, इसका बोलो, हर से क्या बनेगा, शी, और इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, तो शी के हिसाब से इज, और बिकम की तीनों फॉर्म नहीं, बिकम की फर्स्ट एंड थर्ड फॉर्म सेम होती है, बिकम, बिकैम, अगेन बिकम, बिकम, बिकैम, बिकम, ठीक है ना, तो बिकम ही हो जाएगा ये, ठीक है। एंड ड्रेस का क्या हो जाएगा, द ड्रेस का क्या हो जाएगा, बाय द ड्रेस। चलो अगले पांच करो फटाफट, कलर चेंज कर देता हूँ उसके लिए मैं, उसके बाद अगला शुरू हो रहा है ना, ठीक है। हाँ बताओ, द बेबी वेज 10 पाउंड्स, कैसे के लिखेंगे इसको, वे का मतलब होता है तुलना, तुलना या वजन होना, तो बेबी का वजन कितने पाउंड्स हो रहा है, 10 पाउंड्स उसका वजन हो रहा है, तुलने पे वो 10 पाउंड का तुल पा रहा है, ठीक है। चलो पैसिव स्ट्रक्चर, 10 पाउंड्स, ओके, इज एम आर में से 10 है तो प्लूरल आ जाएगा आर, और वे की थर्ड फॉर्म होती है वेड, ईडी लग जाएगा, वे, वेड, वेड, तो WEIGHED, वेड, आगे बाय द बेबी, डन, फुल स्टॉप, ठीक है। ही रिसेंबल्स हिज फादर, रिसेंबल का मतलब बताओ पहले, वो अपने पिता को रिसेंबल करता है, मिलता जुलता, समरूप दिखना, एक जैसा दिखना, ठीक है, समरूप दिखना, मिलता जुलता होना, सो ही रिसेंबल्स हिज फादर का बताना, बोलो, हिज फादर, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, तो फादर के हिसाब से इज रिसेंबल्ड, थर्ड फॉर्म क्या बनेगी इसकी, रिसेंबल्ड बाय, ही का क्या हो जाएगा, बाय हिम, बाय, ओके, ठीक है। द शर्ट फिट्स यू करना, यू आर, इज एम आर के हिसाब से यू के साथ आर लगेगा, आर, और फिट की थर्ड फॉर्म फिटेड, फिट, फिटेड, फिटेड, तो FITTED, FITTED, फिटेड बाय द शर्ट, ठीक है। इट डज नॉट बिहोव यू, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ बिहोव, बिहेव नहीं है वो, बिहेव तो व्यवहार करना होता है, बिहेवियर वाला बिहेव, ये बिहोव है, ये आपको बिहोव नहीं करता है, तो बिहोव का मीनिंग करीब करीब सूट की तरह होता है, ये आपको सूट नहीं करता, बिहोव का मतलब एक्चुअली होता है उपयुक्त होना, सुटेबल होना, ये आपके लिए उपयुक्त नहीं है, या ये आपके लिए सुइटेबल नहीं है, या आपके लिए आपको सूट नहीं करता है, ठीक है, ये आपके लिए उपयुक्त नहीं है, ये ज्यादा प्रेफर करेंगे हम। सो इट डज नॉट बिहोव यू का बना दो आप पैसिव स्ट्रक्चर, यू के साथ आर, अच्छा नेगेटिव है तो फिर यू आर नॉट होगा ना, यू आर नॉट, बिहोव का बिहोव्ड, बिहोव्ड बाय इट, डन। नेगेटिव का नेगेटिव बनता है, नेगेटिव का पॉजिटिव नहीं बनता कभी भी। लास्ट करो, दिस हॉल मेजर्स 10 by 20 फीट, ये हॉल 10 by 20 फीट का मेजर करता है, मेजर करता है मतलब उसका मेजरमेंट इतना है, 10 by 20 फीट, 10 फीट एंड बाय 20 फीट, हाँ बोलो, 10 by 20 फीट, अब अभी तक ये कंफ्यूजन है कि 10 by 20 फीट को हम इज लिखेंगे या आर लिखेंगे, बोलो, चलो बाकी सब भूल जाओ, ये अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन हो गया कि 10 by 20 फीट अगर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो उसके साथ में वर्ब सिंगुलर लगेगी या प्लूरल लगेगी, इज लगेगी या आर लगेगी, बोलो, बोलो, इज लगेगी। देखो 10 by 20 फीट एक मेजरमेंट है, जैसे मैं कहूंगा इसकी नाप क्या है, तो उसकी नाप जो भी मैं बताऊंगा वो एक नाप है ना, वो कितनी भी नाप है लेकिन है तो वो एक ही नाप, ठीक है, समझ गया ना कहने का मतलब, ठीक है। 10 by 20 फीट इज आएगा, आगे मेजर्ड बाय दिस हॉल, तो यही बनाया हमने, तो छोटा पैक बड़ा धमाका था, कौन सा कलर पसंद है आपको, टेल मी, टेल मी, कौन सा, पिंक, ये वाला पिंक, ओके,
तो इस वाले पिंग से हम इन सब को गलत मार्क करते हैं, सारे गलत है। ओके, ठीक है। क्यों? तो ऊपर पढ़िए टॉपिक का नाम, वॉइस कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है क्या? कंस्ट्रेंट्स का मतलब नहीं पता? कंस्ट्रेंट्स का मतलब रुकावट। क्या मतलब होता है? रुकावट। कहते हैं रुकावट के लिए खेद है। तो कुछ वर्ब्स में वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन की रुकावट हो जाती है, उसके लिए हमें बड़ा खेद है। पढ़िए, कुछ वर्ब्स के केस में सेंटेंसेस के पैसिव स्ट्रक्चर नहीं बनाए जा सकते हैं, और ये वो कुछ वर्ब्स हैं जो बोल्ड लेटर्स में दिख रही हैं। ठीक है, क्लियर? अब सर पहले बता देते क्यों मेहनत करवाई। तो देखो, इस मेहनत से दो फायदे हुए। एक तो आपको जबरदस्ती कुछ भी करना आया, दूसरी चीज आपने भी बनाया तो अजीब आपको भी लगा, तो अगली बार जब आप आपको लगेगा ऐसा अजीब, तो आपको याद आ जाएगा यार ये तो वॉइस कंस्ट्रेंट्स का मैटर है। कंस्ट्रेंट मतलब रुकावट, ठीक है ना? तो इन वर्ब्स के केस में वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन अलाउड नहीं है। वो ये सारे के सारे हमेशा एक्टिव स्ट्रक्चर में यूज होंगे, पैसिव स्ट्रक्चर में यूज होंगे भी नहीं। वन मोर थिंग, अगर हमने इसको जबरदस्ती पैसिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया है, जैसे कि अभी किया है, तो इनका मीनिंग भी कुछ कुछ किसी में तो मीनिंग अजीब सा निकला है, किसी में बिल्कुल ही उल्टा निकला है। क्या क्या निकला है, तो फटाफट से इनके थोड़े बहुत मीनिंग अपन चेक करने की कोशिश करते हैं एक आध रैंडमली। ठीक है, जैसे कि अच्छा, एक्टिव से पैसिव में जब अपन चेंज करते हैं तो उसका हिंदी मीनिंग तो आपको समझ में आता है ना। जैसे मैंने कहा राम किल्ड टाइगर, क्या मीनिंग होगा? राम किल्ड टाइगर का क्या मीनिंग होगा हिंदी मीनिंग? राम ने एक टाइगर को मारा। अब इसका पैसिव स्ट्रक्चर है टाइगर वॉज किल्ड बाय राम, इसका मीनिंग टाइगर कैसे मारेगा? एक टाइगर राम के द्वारा मारा गया। कृतवाच्य कर्मवाच्य करते हैं ना अपन हिंदी में भी। तो जिस तरीके से अभी आपने हिंदी ट्रांसलेशन किया कर्म कृतवाच्य से कर्मवाच्य, वैसे ही मैं कुछ कुछ सेंटेंस में पिक कर रहा हूं। इसका आप इंग्लिश छोड़ो, हिंदी में इसका आप पैसिव स्ट्रक्चर सोचने की कोशिश करना। ठीक है, जैसे कि पहला ही ले लेते हैं, ही इज अ डॉक्टर। इसका हिंदी मीनिंग बताओ एक्टिव स्ट्रक्चर में। वह एक डॉक्टर है। पैसिव स्ट्रक्चर सोचो जरा, वह एक डॉक्टर का कर्मवाच्य सोचो आप हिंदी में, इंग्लिश भूल जाओ। वह एक डॉक्टर है, इसका कर्मवाच्य ट्रांसलेशन सोचो हिंदी में। उसके द्वारा एक डॉक्टर हो रहा है, यही निकल गया है। वह एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर उसके द्वारा हो रहा है, यही निकल गया है। आई हैव ए कार, मेरे पास एक गाड़ी है, एक गाड़ी मेरे पास हो रही है। बोलो, आप सोचो और क्या कहोगे आप, इसका कृतवाच्य जबरदस्ती बनाओगे तो ऐसे ही कहोगे। सो डज दी सेंटेंस मेक सेंस? जो मैं सेकंड टाइम में कह रहा हूँ पैसिव स्ट्रक्चर, इसका कोई अर्थ निकल रहा है क्या? कुछ मीन ना हाथ ना पैर, ऐसे टाइप के सेंटेंस लग रहे हैं। ठीक है, शी लैक्स कॉन्फिडेंस, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। कॉन्फिडेंस की कमी उसके द्वारा हो रही है, अरे उसमें पहले ही कमी है तो उसके द्वारा और कॉन्फिडेंस की कमी वो क्यों करेगी? ठीक है, इट सूट्स यू, ये आपको सूट करता है, आप उसके द्वारा सूट किए जा रहे हो। तो कुछ मीनिंग नहीं निकला इसका भी, आप उसके द्वारा सूट किए जा रहे हो। द ड्रेस बिकम्स हर, बिकम का मतलब होता है हो जाना, ड्रेस उसकी हो गई, वो ड्रेस के द्वारा हो रही है। हाँ, द ड्रेस बिकम्स हर, ड्रेस उसकी हो गई, वो ड्रेस के द्वारा हो रही है। द बेबी वेज 10 पाउंड, बेबी 10 पाउंड का तुलता है, 10 पाउंड बेबी के द्वारा तोला जाता है, बेबी थोड़ा ना तोलेगा 10 पाउंड, है ना। ही रिसेंबल्स हिज फादर, वो अपने फादर को समरूप को रिसेंबल करता है, उसके उसके जैसा दिखता है। उसके पिता उसके द्वारा समरूप दिखे जा रहे हैं। ठीक है, द शर्ट फिट्स यू, ये शर्ट आपको फिट आती है, आप शर्ट के द्वारा फिट आए जाते हो, आप शर्ट के द्वारा फिट आए जाते हो। डज इट मेक एनी सेंस? इट डज नॉट बिहेव यू, ये आपके लिए उपयुक्त नहीं है, आप इसके द्वारा उपयुक्त नहीं हो रहे हो। ठीक है, द हॉल मेजर्स 10 by 20 फीट, ये हॉल 10 by 20 फीट का मेजर करता है। 10 by 20 फीट इस हॉल के द्वारा मेजर किया गया। हॉल के द्वारा कैसे मेजर होगा? हॉल कोई व्यक्ति है जो अपने आप को मेजर कर सकता है? ओके, सो ये सारे के सारे सेंटेंस का कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो वर्ब्स याद करनी है, 10 वर्ब्स हैं जो वॉइस कंस्टेंट्स में आती हैं। सबसे पहले बी वर्ब। अच्छा, बी वर्ब का पैसिव वॉइस इसलिए भी नहीं बनेगा, बी वर्ब का पैसिव वॉइस इसलिए भी नहीं बनेगा क्योंकि बी वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता ही नहीं है, कॉम्प्लीमेंट आता है। ये अपन ने इंटेंसिव वर्ब में सीखा था, जब क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब सीख रहे थे
तो एक इंटेंसिव वर्ब आई थी और हमने सीखा था बी वर्ब एक तरीके की इंटेंसिव वर्ब है, और इंटेंसिव वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है, ऑब्जेक्ट नहीं आता है। ऑब्जेक्ट तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आता है, सकर्मक क्रिया के बाद। तो बी वर्ब का तो वैसे भी आपको कॉमन सेंस से पता होना चाहिए कि हम एक्टिव पैसिव में कॉम्प्लीमेंट को थोड़ा ना सब्जेक्ट की जगह लाते हैं, ऑब्जेक्ट को लाते हैं। ऑब्जेक्ट है ही नहीं सेंटेंस में। भाई एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन आपने स्टार्टिंग में सीखा था ना ऑब्जेक्ट की जगह कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्ब भी आ सकता है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब, तीन तरह के स्ट्रक्चर हो गए। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाला स्ट्रक्चर है तभी पैसिव वॉइस बनेगा ना। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट वाला स्ट्रक्चर है तो उसका पैसिव वॉइस या एडवर्ब वाला पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। ओके, सो ऐसे याद कर लो या ऐसे याद कर लो, बी वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। हैव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, जहां पे हैव वर्ब का मीनिंग होता है पोजीशन स्थापित करना। डन। लैक वर्ब का नहीं बनेगा, सूट वर्ब का नहीं बनेगा, बिकम का नहीं बनेगा, वे का नहीं बनेगा, रिसेंबल का नहीं बनेगा, फिट का नहीं बनेगा, बिहोव का नहीं बनेगा, और मेशर का नहीं बनेगा। तो ये 10 वर्ब्स याद करना है, इनका कभी भी कोई पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। चले आगे। अब ये वॉइस कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे खत्म नहीं होते हैं। वॉइस कंस्ट्रेंट्स का मतलब है वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन में रुकावट। वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन में रुकावट। तो 10 तो वर्ब्स हैं जो उसकी रुकावट का काम करती हैं, लेकिन कुछ और बातें भी हैं जो उसकी रुकावट का काम करती हैं, वो अगली नेक्स्ट शीट में हम देख पाएंगे। ठीक है, चलें। 10 तो वर्ब्स हो गई जो वॉइस को बदलने नहीं देती। अच्छा, वॉइस को बदलने नहीं देती का इसका मतलब ये नहीं है कि एक्टिव से पैसिव नहीं जाने देती या पैसिव से एक्टिव नहीं जाने देती। पैसिव में तो गई नहीं वो, तो बदलने नहीं देती का मतलब हर हाल में एक्टिव ही रहेंगी। ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि सर अगर ये पैसिव है तो फिर एक्टिव नहीं बनेगी, शायद पैसिव बन ही नहीं सकती। इन वर्ब्स के केस में ये सेंटेंस रहेंगे एक्टिव स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट, इन दो सेंटेंस का पैसिव वॉइस बना ट्राई करो। हम्म। यस, बना। दो ही सेंटेंस है तो 1 मिनट में बन जाने चाहिए। दे लाइक्ड ईच अदर, वो एक दूसरे को पसंद करते थे। लाइक का मीनिंग पसंद करना। तो पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश करी तो क्या बना? ईच अदर ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, दे सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। एक्सचेंज कर दूं, ईच अदर आगे आर लाइक्ड, आगे आगे आप बताओ। बाय देम, दे का देम। ओके। ही किल्ड हिमसेल्फ, बोलो शैली। क्यों नहीं बनाया? कॉन्स्टेंट है इसलिए, है ना। नहीं, जबरदस्ती बनाते तो कैसे करते हैं? हिमसेल्फ वॉज किल्ड। अच्छा, आर गलत बताया तुमने, मैंने भी लिख दिया, आप भी नहीं कह रहे कुछ। वॉज, वॉज या वर। बेटा लाइक्ड है ना, V2 है ना वो। V2 किस में चेंज होता है, वॉज या वर। ठीक है, तो सिंगुलर लगाएंगे तो वॉज, प्लूरल लगाएंगे तो वर। अब पहले तो डिसाइड करो, सिंगुलर लगेगा ईच अदर के साथ या प्लूरल लगेगा? वॉज सिंगुलर लगता है ईच अदर वन अनदर दोनों के साथ, ठीक है ना। रेसिप्रोकल प्रोनाउन चाहिए। ठीक है, हिमसेल्फ वॉज किल्ड बाय हिम। अब क्या इन सेंटेंसेस का कुछ मीनिंग है? इन दो सेंटेंस के पैसिव स्ट्रक्चर एक्टिव स्ट्रक्चर का तो एक मीनिंग निकल के आता है, बट डू दिस पैसिव स्ट्रक्चर ऑफ दीज टू सेंटेंसेस मेक एनी सेंस? चेक करो। ईच अदर वॉज लाइक, आपने कभी सुना ऐसा सेंटेंस कहीं लिखा हुआ पढ़ा? ईच अदर वॉज लाइक्ड बाय देम, हिमसेल्फ वॉज किल्ड बाय हिम। ठीक है, हिमसेल्फ योर सेल्फ, ये सेल्फ वाले प्रोनाउन तो लगते ही तब हैं जब पहले पर्सनल प्रोनाउन आ रहा हो। पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लग के बाद में पर्सनल प्रोनाउन, ऐसा तो कोई स्ट्रक्चर देखा ही नहीं हमने।
ठीक है। सो यहाँ पे कंस्ट्रेंट नंबर 2 आ रहा है। कंस्ट्रेंट नंबर 1 तो 10 वर्ब से रिलेटेड था, वो पैसिव स्ट्रक्चर नहीं बनने देते। कंस्ट्रेंट नंबर 2 है एक तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ईच अदर तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब होता है जब जैसे दो लोग हैं, तो दो लोग हैं तो ये जो एक्शन कर रहा है उसका ऑब्जेक्ट ये बन रहा है, और ये जो एक्शन कर रहा है उसका ऑब्जेक्ट ये बन रहा है। तो उस जगह मैंने ईच अदर लगा दिया, दे लाइक ईच अदर। जैसे ए और बी दो लोग हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो ए बी को पसंद करता है, बी ए को पसंद करता है, तो मैंने क्या कहा, ए और बी एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो इसको कहते हैं रेसिप्रोकल, यानी उसका एक्शन रेसिप्रोकेट हो गया, उसका एक्शन उसी के पास वापस आ गया, उल्टा हो गया। तूने मेरे को ये किया तो मैं भी अब तेरे को यही करूंगा, यही एक्शन सेम करूंगा, समझ गए। तो उसमें ऐसे दो प्रोनाउन सीखे थे हमने, ईच अदर एंड वन अनदर। कितने प्रोनाउन सीखे थे? ईच अदर एंड वन अनदर। और इनका मीनिंग क्या था? ईच मतलब दोनों का में डिफरेंस क्या था? ईच अदर यूज होता था दो के लिए, इक्वल टू टू के लिए, और ये मोर देन टू के लिए। ये सीखा था अपन ने प्रोनाउन चैप्टर में। तो दो तो हो गए रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और करीब 8 से 10 अपन ने क्या सीखे थे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, अवर सेल्फ, ठीक है ना, देम सेल्फ। इस तरीके से ये सारे के सारे जिसमें सेल्फ लगता है उनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब लगाते हैं पहले वो भी सुन लो। जैसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कब लगाते हैं वो तो सुन लिया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब लगाते हैं? जब एक्शन का करने वाला और होने वाला एक ही व्यक्ति हो, एक्शन खुद पर हो रहा हो। एक्शन खुद पर हो रहा, ही किल्ड हिमसेल्फ। एक्शन किसने किया? ही ने। एक्शन किस पर हुआ? खुद पे। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। जो एक्शन किया वही रिफ्लेक्स होकर वापस आ गया, तो हम वहां पे सेल्फ वाले प्रोनाउंस लगाते हैं, लाइक हिमसेल्फ, योरसेल्फ, हरसेल्फ। ठीक है। तो अगर सेंटेंस में कोई रेसिप्रोकल प्रोनाउन या फिर कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो, यदि किसी सेंटेंस के एक्टिव स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ही तो है, ये ऑब्जेक्ट ही तो है, कोई रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो, तो सेंटेंस का पैसिव स्ट्रक्चर नहीं बनाया जा सकता। तो कंस्ट्रेंट नंबर 2 क्लियर है। कंस्ट्रेंट नंबर 1 में क्या था? 10 वर्ब्स थी जिनका पैसिव स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। ठीक है। कुछ एक याद है? बोलो देखें कितना याद। आप इज मत बोलो, उसको बोलो बी वर्ब। बी वर्ब, हैव वर्ब, हाँ दो हो गई। आगे बिकम, लैक, बिहो 5, सूट 6, सूट 6, 4 और, रिसेंबल 7, वे, वेट नहीं वे, वे 8, मैशर 9, एक और रह गई। रिसेंबल बोल दिया इसने, बिहो भी बोल दिया इसने। क्या? बी वर्ब बोलेंगे तो इज और हैव बी वर्ब है। इज बी वर्ब है, हैव तो हैव वर्ब है, इस तो बी वर्ब है, इज एम आर वॉज वर्ब, और बीन, और हैव वर्ब है। हैव वर्ब का मतलब पोजीशन होना होता है, बी वर्ब का मतलब कुछ भी होना होता है। पाउंड तो बेटा नाउन होता है ना, पाउंड कभी वर्ब होती है क्या? वो तो वे के आगे आया था 10 पाउंड। एक नहीं पकड़ पा रहे हम। बी वर्ब, हैव वर्ब, लैक वर्ब, सूट वर्ब, बिहो वर्ब, बिकम वर्ब 6, ठीक है ना, वे, मैशर, और अब तो 8 ही हो गई, फिर दो छूट रही हैं अब तो। वे, मैशर, रिसेंबल, तो ये 9 तो हो गई। अब 10वीं क्यों नहीं याद आ रही? चेक करें कौन सी है। ठीक है, देखो कौन सी है। कौन सी रह गई थी? फिट, फिट रह गई थी। ठीक है। सो ये 10 वर्ब्स नहीं बनने देती हैं पैसिव स्ट्रक्चर, और उसके बाद दो तरीके के प्रोनाउन अगर ऑब्जेक्ट की जगह है। ये दो तरीके के प्रोनाउन कहीं और है सेंटेंस में तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे बैठे हैं। ठीक है ना, ये स्पेसिफिकली मेंशन किया है। देखो ये दोनों ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहे हो, रेसिप्रोकल प्रोनाउन या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो इसका पैसिव स्ट्रक्चर नहीं हो। चले आगे।
ओके, सो टॉपिक वाइज तो चैप्टर पूरा हो गया। अब कुछ जैसे मिसलेनियस रूल्स होते हैं, मिसलेनियस मतलब पूरा सब कुछ समाहित करें तो कुछ 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 इसमें से रह गया, कुछ इसमें रह गया, तो कुछ एक सेंटेंस मिसलेनियस रूल्स के एक या दो शीट में है, उनको देखते हैं, है ना। ठीक है, बनाओ पैसिव वॉइस। अरे राम गोज टू स्कूल, कुछ कुछ चीजें भी इसमें डिस्कस करते रहेंगे अपन। एक एक बनाओ, राम गोज टू स्कूल। बनाया, बनाया, बोलो क्या बनाया। स्कूल इज गॉन बाय राम, स्कूल चला गया राम द्वारा, राम स्कूल गया, स्कूल गया राम द्वारा। ठीक है, ओके, आपने बनाया। अच्छा, सब कुछ छोड़ो, इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताओ, मतलब स्ट्रक्चर मतलब इस सेंटेंस को सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऐसे कंपोनेंट्स में ब्रेक करके बताओ, बता सकते हो। बोलो, राम क्या है इसमें, गोस क्या है इसमें, और टू स्कूल क्या है इसमें। राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है तो स्कूल पे क्या प्रभाव पड़ा। स्कूल का ऑब्जेक्ट है, क्या क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो एडवर्ब से कभी पैसिव वॉइस बनता है क्या, केवल और केवल ऑब्जेक्ट से बनता है। सो नो पैसिव वॉइस इज द आंसर, नो पैसिव वॉइस इज द आंसर। नेक्स्ट, ही हैजंट स्लेप्ट इन हिज बेड, वो अभी तक अपने बिस्तर में नहीं सोया है। सेम, इन हिज बेड यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, एडवर्ब है। ही इज द सब्जेक्ट हेयर, he is the subject here, hasn't slept is the verb here, और in his bed is the adverb of place again, and adverb से passive voice नहीं बनता। और अगर जबरदस्ती बनाए तो क्या बनेगा, चलो। अच्छा, जबरदस्ती आपने इसमें क्या बनाया था, एक बार बताना जरा। स्कूल, एक बार रुको, हाँ, स्कूल इज गो की थर्ड फॉर्म गो एंड गॉन बाय राम, ये जबरदस्ती सा बनाया था, अजीब सा ही। और इसका क्या बनाएंगे, अगर बनाएंगे तो बैड या हिज बैड, हिज बैड। आगे, कोई बात नहीं, जबरदस्ती बनाने से कुछ और चीजें भी तो डिस्कस हो पा रही हैं, जैसे वर्ब को बदलना तो सीख ही रहे हो आप, वर्ब को बदलना तो सीख ही रहे हो। कौन सी टेंस है ये बताओ। हैज के साथ थर्ड फॉर्म है, अब है परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। किस में चेंज होता है, पैसिव स्ट्रक्चर क्या प्रेजेंट परफेक्ट का, बोलो। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव स्ट्रक्चर हैज है प्लस, तो नेगेटिव है तो हैजंट का हैजंट ही रहेगा, प्लस बीन प्लस, ठीक है, ठीक मिला, हैजंट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो स्लेप्ट की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट ही होती है। आगे, बाय हिम। तो ये आपने जबरदस्ती बनाया है, इस जबरदस्ती बनाए हुए सेंटेंस में आपने एक एक गलती करी है, तो या तो आप उस क्लास में नहीं थे जिसमें वो चीज डिस्कस हुई थी, या फिर आप भूल गए हो। बेटा, मेन वर्ब के बाद जो प्रीपोजिशन है वो सेम टू सेम आता है, बोलो। अगर एक्टिव स्ट्रक्चर में मेन वर्ब के बाद में कोई प्रीपोजिशन आ रहा है, तो पैसिव स्ट्रक्चर में उसी मेन वर्ब के बाद में वही प्रीपोजिशन आना कंपलसरी है। ये हमने शायद लास्ट या लास्ट टू लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, किया था। तो जबरदस्ती भी गलत बनाया, वैसे तो इसका ये पैसिव वॉइस नहीं है, बट फिर भी हमको अब इससे ये चीज तो याद का रिवाइज हुई कम से कम, गलत बनाने से भी कुछ तो रिवाइज हुआ। क्या रिवाइज हुआ कि प्रीपोजिशन, अगर मान लो ये यहाँ पे टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्ट से बन तो जाता, लेकिन गॉन के बाद टू लगना कंपलसरी था, और स्लेप्ट के बाद इन लगना कम। चले आगे, देखें कुछ और सेंटेंस ऐसे ही। स्कूल इज गॉन टू बाय राम, अगर जबरदस्ती बनाएंगे तो हिज बैड हैजंट बीन स्लैप्ड इन बाय हिम, देखो ये बनाया था मैंने भी। स्कूल इज गॉन, लेकिन गोस के बाद टू है तो गॉन के बाद टू भी बनाएंगे, और बाय राम। और हिज बैड हैजंट स्लेप्ट, किस में जो हैजंट बीन स्लैप्ड, लेकिन स्लेप्ट के बाद इन है तो इधर भी स्लेप्ट के बाद इन आएगा, और ही का क्या हो जाएगा, बाय हिम। पर ये पैसिव स्ट्रक्चर्स नहीं है, पर जबरदस्ती बनाया हुआ पैसिव स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच क्लास डू यू रीड। फिर इसका तो जवाब दे सकते हैं, पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, है ना। इन विच क्लास डू यू रीड,
हम्म। बना। ओके, आपने जो भी बनाया है, मैं एक सेंटेंस दे रहा हूँ, ये चेक करके बताओ कि ये इसका पैसिव स्ट्रक्चर है या नहीं है। क्या नीचे वाला सेंटेंस ऊपर वाले सेंटेंस का पैसिव स्ट्रक्चर है या नहीं है, ये सोच के बताओ। हम्म। है। है। पैसिव स्ट्रक्चर है ये इसका। जितने भी हमने पैसिव स्ट्रक्चर सीखे अभी तक, पूरे चैप्टर खत्म होने को आ गया, हर पैसिव स्ट्रक्चर में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है क्या इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म? है क्या इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म है? ये थर्ड फॉर्म है। ये है या नहीं है थर्ड फॉर्म, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि इसकी तो सर तीनों फॉर्म सेम होती है। इसकी तो तीनों फॉर्म सेम होती है। तो हम क्या? बेटा डू तो हेल्पिंग वर्ब है वहां पे। मेन वर्ब क्या है? रीड। तो रीड अभी थर्ड फॉर्म में है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? थर्ड फॉर्म जब भी आएगी वर्ब की, जब भी आएगी, या तो हैज के साथ आएगी, या हैव के साथ आएगी, या हैड के साथ आएगी, इन लोगों के साथ आएगी। डू के साथ कभी थर्ड फॉर्म लगी है कभी आज तक? नहीं लगी ना। तो डू साथ में है, ये प्रूफ है कि ये थर्ड फॉर्म नहीं है, तो फर्स्ट फॉर्म है। डू के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है ना। तो ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंजेस हुआ ही नहीं। तो ये इसका पैसिव स्ट्रक्चर किसी हाल सूरत में हो ही नहीं सकता। पैसिव स्ट्रक्चर का पहला कायदा कानूनी ये है कि जो भी मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म करनी है। ठीक है। अब कई बच्चे जैसे ऑप्शनल क्वेश्चंस आते हैं ना, एमसीक्यूज, तो एक इसका पैसिव वॉइस ये भर के आ जाते हैं, इसलिए क्योंकि सर ने कुछ तो भी बताया था कि इन और रीड मिलकर रीड इन कर देना, ऐसा कुछ कुछ याद रह जाता है। तो बेटा ये प्रीपोजिशन को इधर लाके इसके साथ मिक्स कर देना, ये सारी बातें पैसिव होने के बाद की बातें हैं, जब पैसिव ही नहीं बन पाया। तो हालांकि ये नीचे वाला सेंटेंस करेक्ट है, ऊपर वाला भी करेक्ट है, पर दोनों ही एक्टिव स्ट्रक्चर हैं, पैसिव दोनों में से एक भी नहीं है। एक्चुअली नीचे वाला सेंटेंस ऊपर वाले सेंटेंस के बिल्कुल इक्वालेंट है, बस प्रीपोजिशन को इधर ही तो लगाया है। तो प्रीपोजिशन को वर्ब के साथ मिलाना उसका पैसिव स्ट्रक्चर नहीं होता, ये समझाना चाह रहा हूं। क्योंकि हम कुछ बहुत ज्यादा जब डिटेल में चीजें सीख लेते हैं ना, तो ऐसे उठपटांग हरकतें करते हैं कि हाँ यार वो प्रीपोजिशन ऐसे मिलाते हैं ना, तो वही पैसिव वही फॉर्म होता है। ऐसा नहीं था। पैसिव फॉर्म बनने के बाद प्रीपोजिशन अगर अकेला रखा हो तो साथ में रख दिया जाता था, ऐसा कुछ रूल्स थे। तो वो रूल्स तो एक्टिव स्ट्रक्चर के लिए भी हैं। वो रूल्स पैसिव स्ट्रक्चर्स के लिए नहीं थे, वो रूल्स तो एक्टिव स्ट्रक्चर्स के लिए भी हैं कि अगर प्रीपोजिशन अकेला है तो आप साथ में रख दो। तो ये भी एक्टिव स्ट्रक्चर है, ये भी। बोथ आर द एक्टिव स्ट्रक्चर्स। और इसका पैसिव स्ट्रक्चर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसका आंसर देना, बोलो शैली आप आंसर देना इसका। इन विच क्लास डू यू रीड? हाउ विल यू आंसर दिस? नहीं, पूरा सेंटेंस बोल के बताओ, हाउ विल यू आंसर दिस। आई नहीं, अभी हाल फिलहाल यू ही बोलो, मतलब इसका हमको डेक्लरेटिव स्ट्रक्चर चाहिए ना। यू रीड इन क्लास नाइन्थ, ऐसे बोलोगे आप। कभी भी नाइन्थ क्लास नहीं होता, क्लास नाइन्थ होता है। ओके। क्योंकि क्या होगा, अगर हम नाइन्थ क्लास, एट्थ क्लास, सेवन्थ क्लास ऐसे बोलेंगे ना, तो हम क्लास थर्ड को बोलेंगे थर्ड क्लास। गलत हो जाएगा ना, मैं थर्ड क्लास में पढ़ता हूँ। थर्ड क्लास का मीनिंग क्या होता है? बेकार। ओके। सो यू रेड आई इन क्लास टेन, क्लास नाइन। अब इसका जब आप पैसिव स्ट्रक्चर बनाने जाएंगे तो इसको ब्रेक करो। यू ये क्या हो गया यहाँ पे? यू क्या हो गया? बोलो, ब्रेक करो सेंटेंस को। सब्जेक्ट। रीड क्या हो गया? वर्ब। और इन क्लास नाइन्थ क्या हो गया? एडवर्ब। तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ही नहीं। इंटरोगेटिव में नहीं पता चल रहा था कि इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं है, लेकिन डेक्लरेटिव में चेंज किया तो पता चला अरे इसमें तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है। इसमें तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो पैसिव वॉइस बन सकता है क्या? सो देयर विल बी नो पैसिव स्ट्रक्चर। ठीक है। आप ऐसे सोचा करो कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ है। तो यू एक्शन करने वाला सब्जेक्ट है, रीड एक्शन हो रहा है। अब इन विच क्लास का जो भी आंसर होगा वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो एडवर्ब होगा। तो ऑब्जेक्ट तो आया ही नहीं। और एक्टिव पैसिव का रूल, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला ट्रांसफॉर्मेशन रूल यही है कि सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। देयर इज नो ऑब्जेक्ट, सो नो पैसिव स्ट्रक्चर। इसका भी कोई भी पैसिव स्ट्रक्चर नहीं है। एक्चुअली इसमें भी एडवर्ब था, एक्चुअली इसमें भी एडवर्ब था, इसमें भी एडवर्ब था, पर इंटरोगेटिव फॉर्म में था।
तीनों का पैसिव स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। और ये दूसरा सेंटेंस भी, ये एक्टिव स्ट्रक्चर में, ये भी एक्टिव स्ट्रक्चर में। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ दूसरा सेंटेंस गलत है, सही भी है, वो भी सही है ग्रामेटिकली, बट वो एक्टिव स्ट्रक्चर में, हम पैसिव स्ट्रक्चर बनाने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, ही वॉश्ड हर हैंड्स, काफी इजी है, जल्दी बनाओ। ही वॉश्ड हर हैंड्स, उसने उसके हाथ धोए या धुलवाए, कुछ भी बोल सकते हैं हम। ही वॉश्ड हर हैंड्स। हुआ, बोलो क्या बनाया आपने। हर हैंड्स, बेटा आपने बताओ क्या बनाया। हर हैंड्स आपने बनाया इज, पास्ट का प्रेजेंट क्यों कर दिया, फिर आपने बनाया वॉस, हैंड्स प्लूरल है तो वर आएगा, दोनों का गलत। इसने टेंस की गलती करी, आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलती करी। ओके, सो वॉस्ट विल बी V2, V2 किस में चेंज होता है, वॉज या वर प्लस थर्ड फॉर्म, तो हैंड्स प्लूरल है तो वर, और वर V3 क्या होगा, वॉस्ट का वॉस्ट ही हो जाएगा, एंड उसके बाद ही का बाय हिम हो जाएगा। तो ये करेक्ट इसका एक्टिव पैसिव स्ट्रक्चर होगा, और यही इसका पैसिव स्ट्रक्चर होगा, इसमें कोई लोचा नहीं है, हर सेंटेंस में लोचा नहीं होता। हम कॉमन एर्स पढ़ रहे हैं, मतलब फाइनल जो कंक्लूजन पढ़ रहे हैं चैप्टर का, तो उसमें सारी बातें मिक्स में डिस्कस कर रहे हैं हम। अब इसमें भी कुछ और डिस्कस होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका पैसिव स्ट्रक्चर नहीं है, इसका पैसिव स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों चीजें अवेलेबल है ना। भाई वॉश किसको किया, हर हैंड्स को किया, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट। फाइन, सो ये इसका पैसिव वॉइस है। अब ही वॉश्ड हिज हैंड्स का बनाओ, इसका तो क्या बनाया आपने, हर हैंड्स वर वॉश्ड बाय हिम, इसका बनाओ जरा फटाफट। ही वॉश्ड हिज हैंड्स। हम्म, क्या बनाया, अभी वापस आ रहा है हिज हैंड, तो फिर हर हैंड से लिखेंगे तो फिर ऊपर वाले इसमें डिफरेंस क्या रहेगा, डिफरेंस ही केवल हर और हिज का है, तो इधर क्या बन जाएगा, हिज हैंड्स, और बाकी सब सेम, वर वॉश्ड बाय हिम। ठीक है, ये इसका पैसिव स्ट्रक्चर है और करेक्ट है, ये इसका पैसिव स्ट्रक्चर है और करेक्ट है। अब सवाल सुनो मेरा, सर ये छोटी मोटी बातें कहाँ से आ गई इसमें, छोटी मोटी बात नहीं है, कुछ अलग चीज पूछने वाला हूं मैं दोनों सेंटेंस में। ये चेक करके बताओ कितने लोग मौजूद हैं, इसमें कितने लोग वहां पे मौजूद हैं, इस जब ये वारदात हो रही है हाथ धुलवाने की, हाथ धोने की, और इसमें कितने लोग मौजूद हैं, पहले वाले सेंटेंस में कितने लोग मौजूद हैं, दो, और दूसरे वाले सेंटेंस में, चाहे से आप उसका पता इससे भी लगा सकते हो, एक्टिव स्ट्रक्चर से भी पता लगा सकते हो भाई कितने लोग मौजूद हैं, क्योंकि ऐसा थोड़ा ना कि एक्टिव से पैसिव करेंगे तो लोग बढ़ जाएंगे, लोग तो अगर पैसिव स्ट्रक्चर में दो हैं तो एक्टिव में भी दो होंगे। मतलब आपको कुल मिला के इससे इस पूरे पैकेज में पता लगाना है कि कितने लोग हैं, और इस पूरे पैकेज में पता लगाना है एक्टिव पैसिव दोनों को, कैसे भी आपको समझ में आ रहा हो। तो ऊपर वाले में तो आपने क्या बताया, दो, कैसे आप श्योरिटी से कह पाए दो, हर फीमेल के लिए, ही मेल के लिए आता है और हर फीमेल के लिए आता है, यानी एक मेल और एक फीमेल वहां अवेलेबल हैं, तो यहां से पता चल रहा है दो। सेकंड वाले में बताना जरा, ही तो मेल के लिए है, लेकिन हर नहीं आ रहा, हिज आ रहा है, तो हिज किसके लिए आता है, मेल के लिए आता है, तो फिर कितने लोग मौजूद हैं, एक ही है, एक ही है। ऐसा भी तो हो सकता है वो किसी दूसरे लड़के के हैंड वॉश कर रहा हो, ये भी तो हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता है। तो ऊपर वाले सेंटेंस में भी दो लोग मौजूद हैं, नीचे वाले सेंटेंस में भी दो लोग मौजूद हैं, अभी के हिसाब से। ठीक है, क्लियर। अब मैं इसका एक पैसिव वॉइस और बना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इसका सेकंड पैसिव वॉइस मैंने बनाया, देखो यहाँ पे तो दो लोग प्रेजेंट थे,
यहाँ पे भी दो लोग प्रेजेंट थे। अब इसका एक पैसिव वॉइस और बना रहे हैं, उसमें अपन हिज को द से रिप्लेस कर रहे हैं। हिज को किससे रिप्लेस कर रहे हैं? इस पैसिव स्ट्रक्चर में तो दो लोग माने जाएंगे, और इस पैसिव स्ट्रक्चर में एक ही आदमी माना जाएगा, वो खुद के ही हाथ धो रहा है। समझ आया क्या? तो पैसिव स्ट्रक्चर दोनों करेक्ट हैं, मीनिंग चेंज हो गया। वहां तो क्लियर कट दो हैं, कोई दो राय ही नहीं, क्योंकि ही और हर कभी भी सेम नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पे ही और हिज सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। अब आपको सेंटेंस का मीनिंग अलग अलग का शो करना है, तो पहला वाला पैसिव वॉइस, इज हैंड्स वर वॉश्ड बाय हिम, इसमें हिम अलग हो गया, और ये हिज कोई दूसरा पर्सन है जिसके हाथ धुल रहे हैं। और अगर आपको सेंटेंस का मीनिंग ऐसा शो करना है कि एक ही आदमी जो खुद के ही हाथ धो रहा है, तो उसको एक्टिव में तो ऐसे ही लिखेगा, लेकिन पैसिव में वो हिज हैंड्स नहीं लिखेगा, हिज को द से रिप्लेस कर देगा। द हम तब लगाते हैं जब अगली वाली चीज अंडरस्टूड होती है, डेफिनेट होती है। तो मैंने कहा कि हाथ धो रहा है वो, तो कोई पूछेगा किसके? खुद के ही। तो डेफिनेट के लिए मैंने द लगा दिया। समझ आया? ठीक है, क्लियर है, सारी बातें क्लियर है। एक शीट और बचती है, बस ये कॉमन एरर्स वाली शीट है वो। चले नेक्स्ट, लास्ट शीट, 5 या 7 मिनट की और होगी, कुछ एक सेंटेंस और है। मैंगोस टेस्ट स्वीट। मैंगोस टेस्ट स्वीट। मैंगोस स्वीट टेस्ट होते हैं, मीठे टेस्ट होते हैं, या मीठे टेस्ट में लगते हैं, टेस्ट में मीठे लगते हैं। हम्म, बड़ा अजीब है ना? पैसिव वॉइस बनेगा क्या इसका? इसको स्ट्रक्चर में ब्रेक करो। मैंगोस तो क्या है? ऑब्वियसली वर्ब से लेफ्ट में तो सब्जेक्ट होता है, ये स्टार्टिंग उससे होती है सेंटेंस। टेस्ट क्या है? वर्ब। स्वीट क्या है? कोई व्यक्ति वस्तु है जिस पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, तो ऑब्जेक्ट नहीं हुआ। कोई जगह का नाम है, कोई समय का नाम है, तो एडवर्ब। हाँ, स्वीट एक्चुअली एडजेक्टिव है, मानता हूं बात। लेकिन इस सेंटेंस में इसका औधा क्या है? वर्ब के बाद 3 चीजें आ सकती थी, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब। ऑब्जेक्ट ये है नहीं, एडवर्ब किसी जगह या स्थान का नाम है नहीं, तो ये कॉम्प्लीमेंट है। अरे मैंगोस को मीठेपन का कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? उपाधि मिल रही है, नहीं मिल रही है ना? सो ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट। सर कॉम्प्लीमेंट का काम तो नाउन करता था, गलत। नाउन के साथ साथ एडजेक्टिव भी करता था, याद करो। कॉम्प्लीमेंट के काम दो लोग कर सकते हैं, नाउन या एडजेक्टिव। जैसे आई एम ए डॉक्टर में डॉक्टर कॉम्प्लीमेंट नाउन वाला है, लेकिन मैंने कहा ही इज गुड, तो अब इसमें गुड वाला कॉम्प्लीमेंट ही को मिला, लेकिन वो कोई नाउन नहीं है, वो एक एडजेक्टिव है। डन। अच्छा जी, अब याद करिए, वर्ब वाले चैप्टर में फिर से लेके चलते हैं। टेस्ट करना, स्मेल करना, टच करना, देखना, सुनना, इनको कहते हैं वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। क्या कहते हैं? वर्ब्स ऑफ, क्या कहते हैं बेटा? परसेप्शन। और ये इंटेंसिव वर्ब के पार्ट होते हैं। किसके पार्ट होते हैं? इंटेंसिव वर्ब के पार्ट होते हैं। ठीक है, किसके पार्ट होते हैं? इंटेंसिव वर्ब के पार्ट होते हैं। चलो, इंटेंसिव वर्ब को तो एक बार साइड में रखो, आप वर्ब्स ऑफ परसेप्शन पे ध्यान दो। किस पे ध्यान दो? कौन कौन से हैं? 5। देखना, सुनना, और बोलो, टेस्ट करना, सूंघना, और कहना, बोलना। तो इनसे रिलेटेड जो वर्ब्स होती हैं, जो हमारी 5 क्रियाएं होती हैं मुख्य, उनसे रिलेटेड जो वर्ब्स होती हैं उनको बोलते हैं वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। अगर सेंटेंस में वर्ब्स ऑफ परसेप्शन आ जाए, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट तो मिलने से रहा, तुमको मिलेगा तो एडजेक्टिव मिलेगा। तो सर फिर तो एडजेक्टिव से कैसे हम बनाएंगे? ऑब्वियसली नहीं बनाएंगे। लेकिन वर्ब्स ऑफ परसेप्शन खास इसके लिए एक तरीका निकाला गया इसका पैसिव स्ट्रक्चर बनाने का। बता दूं वो तरीका, खास इसके लिए। कल को अगर वर्ब्स ऑफ परसेप्शन नहीं है, कोई और वर्ब है उसके बाद एडजेक्टिव है, तो उस तरह काम नहीं करेगा वो तरीका। वो तरीका केवल वर्ब ऑफ परसेप्शन, 5 परसेप्शन वाली वर्ब्स के लिए खास काम करेगा। अब वो कौन कौन सी है, आप वर्ब वाले चैप्टर में एक बार रिकॉल करो जाके, कौन कौन सी है ना। ठीक है, अभी मैं तरीका बताऊं, देखना ध्यान से।
मैंगोज को मैंगोज लिखूंगा, एक मैं बना के बता रहा हूँ, फिर ऐसा एक और दूंगा, वो आपको बनाना है। ओके, मैंगोज को मैंगोज लिखूंगा, यहाँ पे जो भी वर्ब है उसको भूल कर बी वर्ब को फिट करूंगा। बी वर्ब यानी इज एम आर या वॉज वर्ब, तो प्रेजेंट फॉर्म में इज एम आर, पास्ट फॉर्म में वॉज एवर। तो अभी प्रेजेंट है ना, टेस्ट कैसा है, प्रेजेंट। अगर ये टेस्टेड होता तब वॉज एवर में से सेलेक्ट करता, लेकिन अभी ये क्या है, टेस्ट, तो ये इज एम आर में से सिलेक्शन करवाएगा। तो मैंगोस के हिसाब से इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा, आर। उसके बाद जो भी इसका कॉम्प्लीमेंट है, स्वीट है तो स्वीट दे दो, इतना समझ आया। उसके बाद आप इसका कनेक्शन आगे करो वैन से। किससे, वैन से। उसके बाद आप मैंगोस के लिए एक प्रोनाउन चूज करो। तो मैंगोस के लिए क्या प्रोनाउन चूज होगा, दे। मैंगोस के लिए क्या होगा, दे। मान लो कोई व्यक्ति होता तो ही शी चूज होता, अगर मेल होता तो ही, और फीमेल होता तो शी, कोई वस्तु होती तो इट, और तीनों का अगर प्लूरल होता तो दे। और अब आप टेस्ट वर्ब का पैसिव वॉइस बना दो। तो टेस्ट वर्ब का पैसिव वॉइस बनेगा इज एम आर प्लस टेस्ट की थर्ड फॉर्म। तो दे के हिसाब से इज एम आर में से क्या आएगा, आर, और टेस्ट की थर्ड फॉर्म टेस्ट। ये तरीका है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन का, पैसिव वॉइस बनाने का। एक बिल्कुल अलग ही प्रोसेस बनाया गया है इसका पैसिव वॉइस बनाने का, जब जब वर्ब्स ऑफ परसेप्शन आ जाए। मैंगोज आर स्वीट व्हेन दे आर टेस्टेड। मैंगो स्वीट होते हैं या लगते हैं जब उन्हें टेस्ट करा जाता है। डन। हमेशा वह नहीं आएगा, कुछ कुछ चीजें फिक्स है, हमेशा वह नहीं आएगा। यहाँ हमेशा बी वर्ब आएगा। अब बी वर्ब चेंज हो सकता है, इज भी हो सकता है, वो तो आपको सब्जेक्ट चेक करना पड़ेगा। हाँ, वॉस भी हो सकता है, बी वर्ब वॉस भी है अगर वो पास्ट टेंस में है तो। ओके, चलो एक अब आप खुद बना सकते हैं। रेडी, ऐसे ही इस तरह का ही कोई सेंटेंस दूंगा। सो मैंगोज आर स्वीट व्हेन दे आर टेस्टेड, ये बनाया हमने। कुनेन, पहले तो बता कुनेन का मतलब क्या होता है, कुनेन। इसको अभी हम इंग्लिश में क्विनाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको हिंदी में बोलते हैं कुनेन। क्या बोलते हैं, कुनेन। सब ने ली होगी ये, कौन सी दवाई है ये ऐसी दवाई है जिससे कोई भी बच्चा नहीं बच सका। आप भी आई एम श्योर कि नहीं बचे होंगे। और बचपन में, मतलब अर्ली एज के बचपन में, ये सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा एक तरीके से क्या बोलूं, डर होता है बच्चे का। इंजेक्शन नहीं, वो तो कई बार बड़ों का भी होता है। कुनैन होती है बुखार की दवाई, जो कि बड़ी कड़वी होती है। बहुत ज्यादा कड़वी दवाई नहीं होती, एक बच्चों को दी जाती है, उसमें कुनेन होता है। और कुनेन मतलब बुखार की दवाई, सिंपल सी बात है, और वो बहुत ज्यादा कड़वी होती है। सो कुनेन मतलब, कुनेन एक तरीके की कोई लीफ होती है शायद ऐसा, या कोई ऐसे कोई जड़ी बूटी होती है, उस कुनेन जड़ी बूटी से वो बुखार की दवाई बनाई जाती है जो बुखार को सही करती है। सो कुनेन टेस्ट इज बिटर, बिटर यानी कड़वा। कुनेन का टेस्ट कैसा होता है, कड़वा। अब बनाओ फुल उसकी तरह। अच्छा, एक थोड़ा मैं चेंजेस करता हूँ, टेस्ट, टेस्ट की जगह टेस्टेड कर दो, ईडी, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वो वाला भी कवर हो जाएगा। भाई पास्ट में आएगा तो क्या करेंगे। हम्म, बनाया ना, बोलो कृतिका बोलो। वैन इट, आप बोलो। क्या गलती पकड़ में आई, देखो। कुनेन का कुनेन लिखा होगा आपने कृतिका। सो यू नीड टू रिवाइज द चैप्टर वेरी हार्ड। एब्सेंट थे क्या आप इस चैप्टर में, कुनेन। अब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो बी वर्ब सेट करूंगा मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ। तो बी वर्ब की सेकंड फॉर्म वॉज या वर होती है, और कुनेन जो है सिंगुलर है तो वॉस, और जो उसका कॉम्प्लीमेंट है वो एज इट इज लिख दिया मैंने। देन कनेक्शन वैन से, और यहां से पैसिव वॉइस बनेगा। तो सबसे पहले तो कुनेन के लिए एक प्रोनाउन चाहिए, तो कुनेन सिंगुलर है तो इट आएगा, वहां मैंगोस प्लूरल था तो वैन।
अब बेटा आप टेस्टेड की पैसिव वॉइस बनाओगे ना, और टेस्टेड की पैसिव वॉइस यानी V2 की पैसिव वॉइस क्या होती है, वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इट के हिसाब से वॉज, और उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म टेस्टेड। डन। इसने सही बनाया शैली ने, कुनियन वॉज वेटर व्हेन इट वाज। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन तो टेस्ट का है, तो अगर टेस्ट के हिसाब से बनाए तो इधर भी इज आ जाएगा और इधर भी इज आ जाएगा। क्वेश्चन एक्चुअली तो टेस्ट का है, तो हमने थोड़ा सा फेरबदल कर दिया। और मान लो प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर का होता, देखो प्रेजेंट डिस्कस कर लिया, पास्ट डिस्कस कर लिया, फ्यूचर में कैसे होता, विल टेस्ट। फ्यूचर में क्या होता, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसकी जगह अगर, कहाँ लिखूं मैं, जगह नहीं है, यहाँ लिख दो चलो। ये होता, पूरा हटा के विल टेस्ट क्या होता। तो विल टेस्ट के हिसाब से, विल टेस्ट के हिसाब से मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिसाब से आपको बी वर्ब को सेट करना पड़ता। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या कहता है, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या करते हैं, विल शैल क्वेश्चन के हिसाब से विल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी। तो फिर क्या आ जाता, कुनेन विल बी बेटर। अगर फ्यूचर होता तो कुनेन विल बी बेटर, पास्ट होता तो कुनेन वॉज बेटर, प्रेजेंट होता तो कुनेन इज बेटर। आगे चलो, अगर पास्ट होता तो इट वॉज टेस्टेड, प्रेजेंट होता तो इट इज टेस्टेड, और अगर फ्यूचर होता तो इट विल बी टेस्टेड। क्योंकि फ्यूचर का क्या बनता है, विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सही कह रहा हूं मैं, सही कह रहा हूं ना? हाँ यही बनता है। विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्या होता है, विल शैल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। ओके, क्लियर है? चलें आगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका पैसिव वॉइस भी। तो यहाँ पे वर्ब्स ऑफ परसेप्शन खत्म होती हैं। बनाइए इसको। वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, मीनिंग समझ आया? क्या मीनिंग है, क्या मीनिंग है? नहीं पकड़ा है मीनिंग? एक प्रॉमिस हमें हमेशा रखना चाहिए। हम का मतलब तो वी से निकलता है, वी आ रहा है क्या इसमें? तो किसको रखना चाहिए एक प्रॉमिस? खुद को, औरों को नहीं, औरों को भी खुद को भी। तो वन जो प्रोनाउन होता है वो हम तब यूज करते हैं जब वो बात सब पे लागू होती हो। हर किसी को, वन का मतलब होता है एक्चुअली यहाँ पे, वन मतलब होता है कोई इंसान, बंदा। वन का मतलब होता है बंदा। तो एक बंदे को ये काम करना चाहिए, दैट मीन्स हर किसी को करना चाहिए, एक ही बंदे को नहीं करना चाहिए, सबको करना चाहिए काम। क्या? अपने प्रॉमिस कीप करने का, यानी जो आपने वादा किया है उसको निभाने का सबको ट्राई करना चाहिए। ठीक है, पैसिव वॉइस क्या बनाया? पैसिव वॉइस क्या बनाया? हम्म, क्या क्या क्या, वंस प्रोमिसेस। तो आपका तो पूरा टूटा हुआ है स्ट्रक्चर। हम्म, क्या? बताओ ऐसा ही। शुड बी केप्ट बाय, ओनली केप्ट तक। तो इसका बनाने में तो शायद ही दिक्कत आती है आपको, इसका क्यों नहीं बना पाए? वन सब्जेक्ट, शुड कीप वर्ब, वंस प्रोमिसेस ऑब्जेक्ट। एक्सचेंज करो, इन दोनों को तो एक्सचेंज करो, तो वंस प्रोमिसेस यहाँ पे डन। और शुड कीप का पैसिव स्ट्रक्चर तो मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हो जाता है, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होता है, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। कीप की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कैप्ट, और फिर बाय वन।
तो इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको आना चाहिए था, हालांकि ये भी गलत है। अब देखो, आप इतना भी नहीं करोगे तो मैं आगे की चीज कैसे बताऊं? भाई ये तो जनरल रूल है ना, मॉडल के पैसिव वॉइस बनाना। आपको मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था शायद, मॉडल और टू इन्फिनेटिव कि फ्यूचर टेंस की तरह ही काम करते हैं। फ्यूचर टेंस में यहाँ विल शैल होता है, यहाँ पे कोई मॉडल होता है। तो विल शैल अगर होता है यहाँ पे तो कैसे बनाते हैं? विल बी प्लस थर्ड फॉर्म ऐसे ही बनाते हैं। तो उस मॉडल के साथ बी के साथ थर्ड फॉर्म लगा दो। ओके, अब ये गलत है। तो देखो, जब सेंटेंस में वन प्रोनाउन यूज हो रहा हो, ध्यान से सुनिएगा, एक्टिव स्ट्रक्चर में अगर वन प्रोनाउन यूज हो रहा हो तो पैसिव स्ट्रक्चर में उस वन प्रोनाउन का जिक्र नहीं किया जाता, क्योंकि अंडरस्टूड होता है कि काम सबको करना चाहिए। तो वंस यहां से भी हटेगा और बाय वन यहां से भी हटेगा, पहली चीज तो। दूसरी चीज, अब सर फिर प्रोमिसेस को एक डिटर्मिनर चाहिए, तो वो डिटर्मिनर हम या तो लगा सकते हैं द, या लगा सकते हैं ए। और जब हम द लगाएंगे तो द प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, जब हम द लगाएंगे तो द के आगे तो कुछ भी आ सकता है, कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर हम ए लगाएंगे तो ए के आगे सिंगुलर ही आता है, फिक्स है। द के आगे तो सिंगुलर प्लूरल दोनों आ सकते हैं, लेकिन ए के आगे तो सिंगुलर ही आएगा। तो अगर हम ए लगाएंगे तो प्रोमिसेस को प्रॉमिस करना पड़ेगा। तो दो पैसिव वॉइस बनेंगे इसके, द प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, फर्स्ट पैसिव वॉइस, एंड द सेकंड पैसिव वॉइस विल बी अ प्रॉमिस शुड बी केप्ट। एक वादा निभाया जाना चाहिए, ऑब्वियसली लोगों के द्वारा। वादे निभाए जाने चाहिए, ऑब्वियसली लोगों के द्वारा। तो बाय वन जो एक्टिव वॉइस में बन के आता है, यानी ऐसे याद रखो, वन प्रोनाउन को हम पैसिव वॉइस में नहीं यूज कर सकते, ओनली एक्टिव वॉइस में यूज कर सकते हैं। वन प्रोनाउन को हम एक्टिव वॉइस में यूज कर सकते हैं, पैसिव वॉइस में उसकी जगह हमको हटा देना है। और अगर डिटर्मिनर की जरूरत पड़ रही है तो द आर्टिकल की तरह डिटर्मिनर लगाना है। डन। और आर्टिकल के यूसेज पता होनी चाहिए, फिर आर्टिकल कौन सा कब यूज होता है। ठीक है, जैसे डेफिनेट आर्टिकल द तो किसी के साथ भी यूज हो जाता है, लेकिन इनडेफिनेट आर्टिकल ए या एन हमेशा सिंगुलर के साथ यूज होता है। ओके, क्लियर? सो दो पैसिव वॉइस देखो इसके, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। ठीक है, द लगा दो तो भी ठीक, न द हटा दो तो भी ठीक है ना। दूसरा, अ प्रॉमिस शुड बी केप्ट, लेकिन ए के साथ आपको सिंगल लगाना है, ये तो क्लियर है ना? ठीक है, नेक्स्ट। समवन स्टोल माई वॉच, किसी ने मेरी घड़ी चुराई। बनाओ, ये तो इजी है, बना दोगे शायद आप। समवन स्टोल माई वॉच, स्टील की सेकंड फॉर्म होती है स्टोल, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टोलन। स्टील, स्टॉल, स्टोलन। बोलो, समवन स्टॉल माई वॉच, क्या बनाया कृतिका, बोलो। स्टॉल कौन सी फॉर्म है? स्टील, स्टॉल, स्टोलन, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म किस में चेंज होती है? पैसिव में। यही तो याद नहीं है, तो फिर बेटा वॉइस को आगे ही नहीं पढ़ सकते हम। तो ये तो पहली क्लास में ही बताया था, क्यों याद नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि वॉइस की एक भी क्लास अटेंड नहीं करी, ऐसा तो नहीं है? तो फिर बताओ क्या प्रॉब्लम है? बेटा ये चीज नहीं समझ में आएगी आपको जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे। और फिर आपके एक्स्ट्रा एफर्ट, आप घर छोड़ के देखो सारे बच्चे छुट्टियां मना रहे हैं, आप यहाँ पढ़ रहे हो, ये एक्स्ट्रा एफर्ट्स को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन ये धरे के धरे रह जाएंगे अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे। तो फिर आप भी उसी दहलीज पे हो जिस पे वो है। तो अगर हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रहे हैं तो बस वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स का थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लगा देना, तो ये चीज हम कंफर्म कर लेंगे। जिंदगी में कभी नहीं अटकोगे वॉइस में, कितना भी मुश्किल एग्जाम है। ठीक है, बोलो। हम्म, देखो, स्टोल वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, उसको चेंज करते हैं हम पैसिव स्ट्रक्चर में, वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको सबके पैसिव स्ट्रक्चर अलग अलग याद करने के लिए अलग अलग पन्ने ना पलटने पड़े, इसलिए मैंने एक ही टेबल में भी दी हुई है। और कुछ नहीं, उस एक टेबल की फोटो खींच के दीवार पे चिपका दो, तो चलते फिरते वो स्ट्रक्चर्स याद होते रहेंगे। कर सकते हैं ना हम ये काम? सो वाज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी है, पैसिव स्ट्रक्चर है। तो माई वॉच इधर आ जाएगा,
और वॉज या वर्क के हिसाब से माई वॉच कौन क्या लेगा, वॉज लेगा। स्टोल की, स्टोलन मतलब सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म स्टोलन, और बाय समवन का क्या हो जाएगा, बाय समवन। करेक्ट पैसिव वॉइस बनाया बिल्कुल आपने। बस अब एक्स्ट्रा चीज तो होगी कुछ ना कुछ तो। एक्स्ट्रा चीज ये है बेटा, समवन, समथिंग, समबडी, इसको हम कहते हैं एक तरीके से इनडेफिनेट प्रोनाउन। पता ही नहीं है कौन है ये, समवन कोई है ना। इनडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन। तो अगर कोई इनडेफिनेट प्रोनाउन जो डेफिनेट ही नहीं है, तो उसको ऑब्जेक्ट की फॉर्म, उसको सब्जेक्ट की फॉर्म में तो लिखना मजबूरी है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होता जिसकी सब्जेक्ट ही ना हो। तो उसको सब्जेक्ट की फॉर्म में तो लिखना जरूरी है, लेकिन ऑब्जेक्ट में लिखना कोई मजबूरी नहीं है हमारी। ऑब्जेक्ट तो जा भी सकता है। तो बाय समवन को हम काट के सेंटेंस को यहीं पे स्टॉप कर देंगे, माय वॉच वाज स्टोलन। यानी इंडेफिनेट प्रोनाउन को आप एज सब्जेक्ट यूज नहीं करोगे। हालांकि कर देते हो तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट गलत भी नहीं हो जाएगा, बट ज्यादा अप्रोप्रिएट ये होता है कि ना ही करें, माई वॉच वॉज स्टोलन। ओके। सो आपने जो पहले बनाया वो पैसिव वॉइस था ये, लेकिन ज्यादा प्रेफरेबल होगा ये, मोर प्रेफरेबल। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर बाय समवन वाला बचेगा बचेगा। लास्ट सेंटेंस ऑफ द चैप्टर, आई वॉज ऑब्लाइज्ड टू गो देयर। ऑब्लाइज का मतलब होता है एक तरीके से क्या बोल सकते हैं इसको, प्रतिबद्ध किया गया। मैं प्रतिबद्ध किया गया वहां जाने के लिए। प्रतिबद्ध मतलब मुझ पे प्रेशर डाला गया। ऑब्लाइज किया मतलब हम मुझे मेरे पे थोड़ा प्रेशर डाला गया कि आप वहां जाओ, कोशिश करो। क्या? अच्छा कोई लेने आया, ओके ओके। कह दो 1 मिनट बस वेट करें। रुक गए या चले गए? आई वॉज ऑब्लाइज टू गो देयर, तो आप तो स्कूटी लेके आते हो ना शायद। कभी भी नहीं लेके आए। आई वॉज ऑब्लाइज टू गो देयर, बनाओ कोशिश करो। है बिल्कुल है। एडवर्ब ऑफ प्लेस है तो फिर आगे आपने सही पहचाना, टू गो देयर, वहां जाने के लिए। तो वहां वहां तो एडवर्ब है, जगह की जानकारी है कहाँ, यानी वहां। तो फिर अब क्या करें, एडवर्ब मिला मुझे तो आगे बताओ क्या करें फिर। क्या इसका आंसर क्या दें हम, मतलब क्या डिसीजन होना चाहिए हमारा कि इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ये होना चाहिए। आपका डिसीजन भी ये इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, आपका डिसीजन भी ये इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इसका पैसिव वॉइस बना बनाया है, इसका एक्टिव बनाना है। वॉज या वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कोई से भी 12 टेंस में से किसी का भी एक्टिव स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर है। तो कई बार ये धोखा हो जाता है बच्चों को। क्या? क्वेश्चन तो बस इतना सा आता है, ट्रांसफॉर्म द वॉइस, मतलब एक्टिव है तो पैसिव, पैसिव है तो एक्टिव। तो अब उसमें आपको ही पहचानना पड़ेगा कि वो एक्टिव है या पैसिव। तो आप वॉज ऑब्लाइज्ड पे फोकस करें। अगर ये एक्टिव होता तो वॉज या वर्ब के साथ आईएनजी वाली फॉर्म लगती, और वो टेंस होता पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। लेकिन वॉज या वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसा 12 टेंस में से किसी का भी एक्टिव स्ट्रक्चर था क्या? नहीं था। तो ये पैसिव है। तो पैसिव को एक्टिव बनाने का तरीका, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अभी भी एक्सचेंज करेंगे हम, और बस वो वर्ब का उल्टा प्रोसेस करेंगे। तो वॉज ऑब्लाइज्ड कौन से टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर है? V2 का। किसका? V2 यानी सिंपल पास्ट का। तो इसको जब मैं एक्टिव में चेंज करूंगा तो सिंपल पास्ट में चेंज कर दूंगा, तो ऑब्लाइज की सेकंड फॉर्म ऑब्लाइज ही होती है। तो वॉज ऑब्लाइज तो चेंज हो जाएगा किसमें? ऑब्लाइज्ड। डाउट, कोई दिक्कत? बोलो। ठीक है। अब आई जो है वो इधर आ जाएगा, और इधर आके ये सब्जेक्टिव फॉर्म में, इधर आके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मी हो जाएगा। टू गो देयर का मैं पैसिव वॉइस एक्टिव से ट्रांसफॉर्मेशन कर ही नहीं रहा हूं, क्योंकि मेन वर्ब का कर देते हैं तो टू इन्फिनेटिव का नहीं करते, टू इन्फिनेटिव का करते हैं तो मेन वर्ब का नहीं करते। ऐसा हमने टू इन्फिनिटी के लास्ट क्लास में ट्रांसफॉर्मेशन में सीखा है। और टू गो का वैसे भी ऑब्जेक्ट अवेलेबल है ही नहीं, तो वैसे भी इसका पैसिव वॉइस नहीं हो सकता था, क्योंकि गो के बाद एडवर्ब आ रहा है। तो टू गो देयर कॉपी पेस्ट, टू गो देयर कॉपी पेस्ट। अब प्रॉब्लम एक है,
वास ऑब्लाइज्ड से पहले सब्जेक्ट तो मिल गया जिसका ऑब्जेक्ट तो बन गया, पर वास ऑब्लाइज्ड के बाद यहां पे इस जगह पे कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं मिला जिसको सब्जेक्ट बनाए। अब इधर ऑब्जेक्ट मिलता, पहली बात, अगर इधर ऑब्जेक्ट मिलता तो कैसे मिलता पता है? जैसे मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिलता तो पता है, जैसे मान लो इधर ऑब्जेक्ट होता राम, तो राम की तरह नहीं मिलता, वो बाय राम करके मिलता, क्योंकि पैसिव स्ट्रक्चर है ना ये तो ओरिजिनली। ये ओरिजिनली क्या है? पैसिव स्ट्रक्चर। उसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद बाई लगता है और फिर वो ऑब्जेक्ट लगता है, बाय राम। अगर मिलता तो कुछ ऐसे मिलता कि आई वाज ऑब्लाइज्ड बाय राम, तो फिर मैं राम को यहाँ लिख देता, राम ऑब्लाइज्ड मी। लेकिन कुछ है ही नहीं, मुझे प्रतिबद्ध किया गया, किसके द्वारा किया गया नहीं बताना जरूरी समझा उसने, पर मैं इसको ऐसे खाली तो नहीं छोड़ सकता ना, क्योंकि सेंटेंस का ऑब्जेक्ट खा सकते हो, सब्जेक्ट कभी नहीं खा सकते। ठीक है, तो अब क्या करें? तो ऐसे केसेस में आपको अंडरस्टूड ज्यादा, सबसे ज्यादा अंडरस्टूड ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट फिट करना होता है। तो मैंने कहा मैं प्रतिबद्ध किया गया, तो किसने किया होगा? किसी ने किया होगा, तो मेरे को नहीं पता, तो मैं लिख सकता हूं समवन ऑब्लाइज्ड मी। कहने का मतलब है समवन जैसे यहाँ पे आके खत्म हो गया, तो कई बार खत्म होके रखा हुआ है तो वापस आके समवन भी बन सकता है। यहाँ पे खत्म होके रखा हुआ है, बाय समवन लिखना जरूरी नहीं समझा, तो वापस यहाँ पे क्या आ सकता है? समवन। लेकिन समवन, कई बार कोई व्यक्ति हमको ऑब्लाइज कर रहा है ऐसा जरूरी नहीं होता, कोई वस्तु भी कर सकती है, कोई परिस्थिति भी कर सकती है। तो इस सेंटेंस, ये सेंटेंस जब भी किसी भी एग्जाम में आया था तो इसका करेक्ट जो पैसिव एक्टिव स्ट्रक्चर था उसमें उसने सब्जेक्ट को रखा था सरकमस्टेंसेस। क्या रखा था? सरकमस्टेंसेस का मतलब परिस्थितियां, परिस्थितियों ने मुझे ऑब्लाइज किया वहां जाने के लिए। ये पैसिव स्ट्रक्चर है, करेक्ट एक्टिव स्ट्रक्चर वाज circumstances obliged me to go there। पर हम circumstances ही रखें ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हम someone भी रख सकते हैं। तो पैसिव से एक्टिव पूरे सेंटेंस में से एक ही कर पाए हम, ठीक है ना, एक ही करवाया मैंने। एक्टिव टू पैसिव ही आता है, लेकिन पैसिव टू एक्टिव भी एक झलक दिखा दी भाई, ऐसा भी सेंटेंस बन सकता है जो ऑलरेडी पैसिव में है, आपको वर्ब से पहचानना है। इसीलिए 12 टेंस के एक्टिव और पैसिव स्ट्रक्चर टिप्स पे रहने चाहिए, वर्ब देखते ही पता चल जाए तू पैसिव में है, तू एक्टिव में है, पैसिव में है तो कौन से टेंस के पैसिव में, एक्टिव में तो कौन से टेंस के एक्टिव। तो यहाँ पे हमारा वॉइस खत्म होता है। इसका हम देखते हैं नेक्स्ट टेस्ट, नेक्स्ट क्लास में इसका टेस्ट लेंगे छोटा सा, एंड देन फिर हम नेक्स्ट चैप्टर नरेशन शुरू करें। ओके, चलो जाओ, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।